इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है भौगोलिक खोजें, उसके प्रश्न उत्तर को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है मेरा, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था? तो यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्रों का प्रयोग अरबों से सीखा था। उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो उत्तम आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज यानी कि डियाज बार्थोलोम्यू ने किया था। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की गई। तो करने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस था। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 को हुई थी। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो मैगलन ने विश्व का चक्कर सर्वप्रथम लगाया था। अब हम लोग सही गलत वाले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न है, भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। तो बिल्कुल गलत बात है, यह अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। बिल्कुल सही बात है, अगर उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज नहीं होती तो भारत तक पहुंचने का मार्ग नहीं मिल पाता। भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। तो अटलांटिक महासागर के इधर वाला हिस्सा पूर्वी तट हुआ और इधर वाला हिस्सा पश्चिमी तट हुआ। तो पूर्वी तट पर ही स्थित है अटलांटिक महासागर। चौथा प्रश्न है, मार्को पोलो ने भारत की खोज की। बिल्कुल गलत बात है, मार्को पोलो ने भारत की खोज नहीं, बल्कि मार्को पोलो एक यात्री थे, वो भारत घूमने आया था। उसका यात्रा वृत्तांत से हमको विजयनगर साम्राज्य और चीन के शासक कुबले खां के समृद्धि के बारे में मिलता है। जबकि ये अगला प्रश्न है, जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। बिल्कुल सही है, जेरूसलम वर्तमान इजराइल में ही है। लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। तो बिल्कुल सही बात है, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। अमेरिगू ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा था। तो बिल्कुल सही है, अमेरिगू ने नई दुनिया यानी कि अमेरिका को विस्तार से खोजा था, जिसके बाद इसके नाम पर अमेरिका नाम पड़ा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कि एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें ऐसा करके। भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी? तो एक व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। उन्होंने ही मदद की थी वास्को डी गामा की। न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया? तो दो खोजी थे जिसका नाम था सर जॉन और सेबास्टिन। इन्होंने ही न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया था। यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है? तो कैरावल। यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को कैरावल कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? तो उस स्थल को कहते हैं उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी अंग्रेजी में बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। 11वीं से 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? तो एक जगह था जेरूसलम, उसी पर अधिकार के मुद्दे को लेकर ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध हुआ था। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? तो अरबों यानी कि तुर्की ने 1453 में कुस्तुनतुनिया पर आधिपत्य जमाया। पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर के पास पुर्तगाल एवं स्पेन अवस्थित है। लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न है हमारा कि उस समय सामंती व्यवस्था। दूसरा रीज़न है कि उस समय जो है हमें पृथ्वी के बारे में ज्ञान नहीं था, यानी कि हम लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है।
तीसरा कारण है कि समाज जो है अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं पर चल रहा था। इन सभी कारणों की वजह से यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रगति भी नहीं थी उस समय। भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था, अगला प्रश्न है। तो इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं, वैज्ञानिक उपकरण अगर नहीं मिलती तो भौगोलिक खोज संभव नहीं हो पाता। वो कैसे? यानी कि कंपास का खोज हुआ, जिस कारण समुद्र में भटकने का भय खत्म हो गया, और साथ ही साथ हमारे पास अच्छे किस्म के जहाज़ नहीं थे। बाद में हम देखते हैं हल्के और तेज़ चलने वाले जहाज़ कैरावल बनाया गया, उससे जो है यात्रा थोड़ा सुलभ हो गया। तो इन सब वैज्ञानिक उपकरणों ने ही भौगोलिक खोजों में मदद किया है। भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले? तो भौगोलिक खोजें अगर नहीं होती तो व्यापारी अपने क्षेत्र का सामान इधर से उधर नहीं कर पाते, या उधर का जो फसल है या वहाँ का जो मूल्यवान धातु है, जैसे अमेरिका के सोना चांदी यूरोप में गए, यूरोप के कुछ फसल भारत में आए, भारत के कुछ फसल दूसरे क्षेत्रों में गए। तो इस तरह से व्यापार और वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा। भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा? अगर भौगोलिक खोजें नहीं होती तो हम लोग अभी भी रूढ़िवादी परंपराओं में जी रहे होते। भौगोलिक खोजों ने ही वैज्ञानिक मार्ग को प्रशस्त किया। भौगोलिक खोजों ने ही हमें झूठी ईश्वर के जाल से बाहर निकाला, यानी कि हम लोगों को प्रजातंत्र के महत्व को बताया। भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया? अगर भौगोलिक खोजें नहीं होती तो हमको पता भी नहीं होता कि हमारे बगल में भी कोई एक दुनिया है। भौगोलिक खोजों का ही परिणाम था कि हमको बाद में पता चला कि पूरे पृथ्वी पर 7 बड़े बड़े भूखंड हैं। भौगोलिक खोजों का ही परिणाम था कि हमें यह ज्ञात हो पाया कि दूसरे क्षेत्रों में किस प्रकार के लोग रहते हैं, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति कैसी है। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हमारा पहला प्रश्न है, भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है? इसने किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई? तो हम लोगों को पता है कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यता के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था। जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सभी देश एक दूसरे से अलग थे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। और एशिया के कुछ हिस्से भी। इन्हीं क्षेत्रों की समुद्री मार्ग द्वारा खोज हुई, या समुद्री मार्ग से इन क्षेत्रों द्वारा नए देशों का पता लगा, जिसे हम लोग भौगोलिक खोज कहते हैं। भौगोलिक खोजों के कारण विश्व की दूरियां कम हो गई, और इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के बृहद भूखंड से परिचित कराया। विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यता का, जो पहले से अलग थी, परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। यूरोप वालों ने अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया, और इसके कारण लोगों में आपसी मतभेद, दोनों तरह की भावनाओं का विकास हुआ, मतलब भेद मतभेद दोनों। फलतः इस प्रकार की दूरियां थोड़ा कम हो गई, हम कह सकते हैं। यही क्या है, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप ये जो दूरियां थी धीरे धीरे घट गई। अगला प्रश्न है, भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करें। तो भौगोलिक खोजों के कई कारण थे। सबसे पहला कारण हम कह सकते हैं वही 11वीं से 12वीं के मध्य जो जेरूसलम की घटनाक्रम थी, के दौरान ही यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए, अतः भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य होने से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना ठीक नहीं रहा।
क्योंकि तुर्की ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था, जिसका हल ढूंढना यूरोपियनों के लिए आवश्यक था। नए नए आविष्कार इस काल में हुए, जैसे कि समुद्री यात्रा के लिए कैरावल, नौसेना का विकास, इस सब को आसान कर दिया, और कंपास, दूरबीन, हल्के और मजबूत तेज जहाज, वही कैरावल जिसके बारे में हम अभी बोले, और यूरोपीय नाविक ने अटलांटिक और भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारकर इस दूरी को कम कर दिया। पुर्तगाल के राजकुमार, जिसका नाम हेनरी द नेविगेटर था, और स्पेन की महारानी इसाबेला, इन जैसे शासकों ने भौगोलिक खोजों को काफ़ी अधिक प्रोत्साहन किया था। तीसरे प्रश्न को देखेंगे। नए अन्वेषित भूभागों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करें और यह बताएं कि भौगोलिक खोजों से पूर्व आप यदि यूरोप में होते तो भारत से किस प्रकार व्यापार करते। तो इसमें मानचित्र पर अंकित करने की बात है, तो मानचित्र आप लोग देख लीजिएगा। और हम कह सकते हैं जैसे कि कोलंबस ने 1492 ईस्वी में भारत को खोजा था। बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप को 1488 में, वास्को डी गामा ने कालीकट यानी 1498 ईस्वी में भारत में प्रवेश किया था। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। इस तरह अगर हम कह सकते हैं भौगोलिक खोज अगर पूर्व में होता तो कोलंबस नाव द्वारा भारत आया था, जहाज द्वारा भारत आता। अंधकार युग से क्या तथ्य समझते हैं? अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार मदद की? यहाँ पर अंधकार युग के बारे में लिखा गया है, तो हम कह सकते हैं मध्ययुगीन यूरोपीय इतिहास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था, और इस काल में तो व्यापार और वाणिज्य गतिशील नहीं था, और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के विषय में ज्ञान जो था वह अत्यल्प एवं अंधविश्वासी था। भौगोलिक ज्ञान सीमित था, अतः सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। उस समय लोगों को विश्वास था कि अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारे से गिरकर अनंत विलीन में जाना पड़ेगा। यह युग अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। तो अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों ने ही मदद की है। साथ ही साथ भौगोलिक खोजों ने ही हमें देश दुनिया के अलग भागों में वहाँ के सभ्यता संस्कृति से परिचित कराया। अगला प्रश्न है भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन करें। इसने विश्व पर क्या प्रभाव डाला? तो भौगोलिक खोजों के परिणामों के बारे में अगर प्रश्न है तो हम कह सकते हैं इसके दूरगामी परिणाम हुए। भौगोलिक खोजों के एक नहीं बल्कि कई सारे परिणाम निकलकर सामने आए, जिसमें कि सबसे पहला था व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। नए देशों की खोज में नए व्यापारिक संपर्क ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। हुंडी, ऋण पत्र, इन सब व्यापारिक शाखों का विकास हुआ, और 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था में हम कह सकते हैं सोना और चांदी की बारिश होती रही। औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास हुआ, साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा। हॉलैंड, इंग्लैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में कंपनियां स्थापित हुई। वाणिज्यवाद का विकास हुआ, इनके फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने चांदी की लूट हुई। दास व्यापार का विकास हुआ। मानव श्रम के महत्ता बढ़ गई थी, जिससे कि दास व्यापार को प्रोत्साहन मिला। गुलामों को जंगल काटने, कृषि कार्य करने के लिए मजदूरों जैसे कार्य करवाए जाते थे गुलामों से। और भी इसके अलावा कई सारे परिणाम भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप निकलकर सामने आए थे, जिसके बारे में हम लेक्चर में देख भी चुके हैं। वहाँ से भी आप प्रश्न को बना सकते हैं। धन्यवाद।